नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। पिन ड्रॉप साइलेंस ये कोई आम कहानियों का चैनल नहीं है। यहाँ कहानियाँ शोर मचाकर नहीं आती, ये धीरे धीरे बिल्कुल चुपचाप आपके कान तक पहुँचती हैं। इस वीडियो को देखते वक्त अगर आपको लगे कि आवाज़ कुछ ज़्यादा ही साफ है तो समझ लीजिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि यहाँ हर आवाज़ से ज़्यादा खतरनाक होती है खामोशी। और अक्सर जब आपको लगता है सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, उसी पल कुछ गलत होना शुरू होता है। गांव हो, जंगल हो या कोई पुरानी सुनसान जगह, हर कहानी के पीछे एक ऐसा राज होता है जो चुप रहना पसंद करता है। और याद रखिए, खामोशी का मतलब हमेशा सुकून नहीं होता। कभी कभी ये इस बात का इशारा होती है कि कोई आपके बिल्कुल पास पहले से मौजूद है। अगर आप तैयार हैं तो कहानी शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, आप ये कहानी अकेले ही सुन रहे हैं ना? कहीं बिस्तर के नीचे से या कमरे के किसी कोने से कोई और भी चुपचाप तो नहीं सुन रहा। शादी का दिन था, लेकिन खुशी हर चेहरे पर एक जैसी नहीं होती। गाड़ी में 5 लोग थे, 5 दोस्त और 5 अलग अलग कहानियां जो उस रात एक ही रास्ते पर आ गई थीं। आरव ड्राइविंग सीट पर था, कम बोलता, ज्यादा महसूस करता। उसे हवा का रुख समझ आता था, लोगों की आवाज में छुपी घबराहट और खामोशी के बीच का शोर। उसके बगल में रोहन, हर बात पर हंस देना, हर डर को मजाक बना देना, जैसे जिंदगी उसे कभी छू ही नहीं सकती। पीछे कुणाल, मोबाइल हाथ में, रिकॉर्ड करते रहना। उसके लिए लम्हे जीने के लिए नहीं, दिखाने के लिए होते थे। उसके पास समीर, शांत लेकिन आंखें हमेशा जागती हुई। जब सब हंसते वो पहले हंसता, और जब डर आता सबसे पहले उसे महसूस होता। और कोने में विकास, शादी की एक्साइटमेंट कम, रात का नशा ज्यादा। उसकी हंसी के पीछे एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो पर पता न हो गया। शहर पीछे छूट रहा था, स्ट्रीट लाइट्स एक एक करके गायब हो रही थीं और सामने सिर्फ अंधेरा। दुबोवाचे गांव जाने के 2 रास्ते थे, एक लंबा सेफ जहां रात भी आवाज करती थी, और दूसरा छोटा सीधा अंधरबन के बीच से। शॉर्टकट ले लेते हैं, रोहन ने कहा था, जैसे सिर्फ मैप का सजेशन हो। पर अंधरबन सिर्फ रास्ता नहीं था। कहते हैं ये जंगल याद रखता है, और जब याद रखता है तो छोड़ता नहीं। जैसे ही गाड़ी जंगल के अंदर घुसी, हवा बदल गई। ठंडक नहीं बढ़ी पर बाहर आ गया। मोबाइल सिग्नल गया, म्यूजिक बंद हो गया और हंसी धीरे, बहुत धीरे कम हो गई। कुणाल कुछ बोलना चाहता था पर आवाज पूरी नहीं निकली। आरव ने स्टीयरिंग थोड़ी जोर से पकड़ ली। उसका दिल कह रहा था ये रास्ता गलत है, पर दिमाग अभी भी चुप था। तभी हेडलाइट्स के बीच, रोड के बिल्कुल बीच, एक साया। गाड़ी अपने आप धीमी हो गई। सफेद कपड़े, झीनी सी दाढ़ी और आंखें जैसे अंधेरे से भी पुरानी। बाबा। वो न गुस्से में था न ड्रामेटिक, बस थका हुआ। यहीं से लौट जाओ। उसकी आवाज में न रिक्वेस्ट थी न धमकी, सिर्फ सच। रोहन ने हंसकर कहा, बाबा शादी मिस करवाओगे क्या? बाबा ने सिर्फ आरव को देखा। तुम गाड़ी चला रहे हो। फिर बाकी सब पर नजर गई। पर रास्ता तुम नहीं चुनते। कुणाल ने कैमरा ऑन किया। ये भी एक क्लिप थी उसके लिए। बाबा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। अंधरबन रात को प्यासा होता है और आज वो जाग रहा है। समीर ने जंगल की तरफ देखा, बिल्कुल खामोशी, न कीड़े न पत्ते, जैसे सब कुछ सांस रोके खड़ा हो। सुबह होने तक, बाबा ने धीरे से कहा, सिर्फ एक ही जिंदा रहेगा। कोई चिल्लाया नहीं, कोई गाली नहीं, बस गाड़ी आगे बढ़ गई। और जब आरव ने मिरर में देखा तो बाबा कहीं नहीं था। थोड़ी दूर जाने के बाद जंगल और घना हो गया। ट्रीज रोड के करीब आ गए, जैसे रास्ता छोटा हो रहा हो। और तब उसे देखा गया।
रोड के किनारे अंधेरों के बीच लाल रंग। ये लाल कपड़ा नहीं लग रहा था, ये लाल जिंदा था। एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी हवा के साथ धीरे धीरे हिलती हुई, जैसे जंगल उसे छेड़ रहा हो। उसकी चाल में जल्दी नहीं थी, हर कदम सोच समझकर। साड़ी का घेरा उसकी कमर के इर्द गिर्द ऐसे बंधा था जैसे उसे छोड़ना ही न चाहता हो। उसके जिस्म की नेचुरल कर्व को फॉलो करता हुआ रुकता, फिर धीरे से सरकता। स्लीवलेस ब्लाउज, जहां रोशनी पड़ती और फिर फिसल जाती, जैसे आंखों को ज्यादा देर वहां रुकने की इजाजत ही ना हो। बालें खुले हुए, काले, लंबे और इतने स्मूथ कि हवा भी उनमें उलझ जाए। स्किन न चमकती न मुरझाई, बस रात की रोशनी में बिल्कुल सही। और फिर आंखें। वो देख नहीं रही थी, वो बुला रही थी। विकास ने दरवाजा खोला, बिना किसी के कुछ कहे। औरत ने धीरे से पूछा, मदद चाहिए? आवाज नर्म, गहरी और ऐसी जो सीधा सीने के बीच उतर जाए। आरव का दिल जोर से धड़का। कुछ गलत था, पर गलती का नाम अभी भी समझ नहीं आ रहा था। लाल साड़ी एक कदम और पास आई और अंदर बन जैसे मुस्कुराया। लाल साड़ी अब बिल्कुल पास थी, इतनी पास कि गाड़ी के हेडलाइट्स भी उसके रंग को पूरा नहीं पकड़ पा रहे थे। आरव ने महसूस किया जैसे हवा का प्रेशर बदल रहा हो, जैसे जंगल ने अपनी सांस धीमी कर ली हो। उस औरत ने कोई जल्दी नहीं दिखाई, न आंखों में, न चाल में, न आवाज में, जैसे वक्त उसके लिए अलग चल रहा हो। विकास सबसे आगे था, शायद इसलिए नहीं कि वो सबसे बहादुर था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सबसे ज्यादा खुला हुआ था। नशा, रात और सामने खड़ी खूबसूरती। उसकी नजर लाल साड़ी से होते हुए उसकी कमर पर जा अटकी। साड़ी का घेरा उसके जिस्म के साथ ऐसे बह रहा था जैसे कपड़ा नहीं, पानी हो। उसकी बॉडी में एक नेचुरल कर्व था, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक ऐसी शेप जिसे आंखें फॉलो करना चाहें। ब्लाउज के नेक लाइन पर रोशनी टिकती, फिर फिसलकर नीचे चली जाती, जैसे खुद भी ज्यादा देर वहां रहना ना चाहती हो। उसकी स्किन रात की ठंडक में भी गर्म लग रही थी, न ज्यादा सफेद न गहरी, बस एक ऐसी चमक जो जिंदा होने का एहसास दिलाए। और बाल खुले हुए, उसकी पीठ पर धीरे से गिरते हुए, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें बांधा ही ना हो। उसने विकास की तरफ देखा, सीधा, बिना पलकें झपकाए। उसकी आंखें बड़ी नहीं थीं, पर गहरी थीं, इतनी गहरी कि देखने वाला अपनी सोच खो बैठे। तुम लोग इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज सवाल नहीं लग रही थी, जैसे वो पहले ही जवाब जानती हो। विकास ने हंसी के साथ कहा, शादी में जा रहे हैं। यक्षिनी के होठों पर मुस्कान आई, छोटी सी पर काफी। शादी, उसने धीरे से दोहराया, जैसे शब्द को चख रही हो। आरव का दिल और तेज धड़कने लगा। उसे लगा ये पल लंबा नहीं होना चाहिए। हम लेट हो रहे हैं, उसने कहा, आवाज संभाल कर। यक्षिनी ने पहली बार आरव की तरफ देखा और उस पल आरव का लगा जैसे किसी ने उसे पूरा पढ़ लिया हो। तुम सब सुनते हो, उसने धीरे से कहा। फिर उसकी नजर वापस विकास पर आ गई। तुम्हें थकान लग रही है, उसने कहा। चलो थोड़ा आराम कर लो। विकास ने एक कदम आगे बढ़ाया। किसी ने उसे रोका नहीं, शायद इसलिए क्योंकि उस वक्त रोकने का ख्याल ही किसी के दिमाग में नहीं आया। जंगल और गहरा हो गया, जैसे रोशनी पीछे हट रही हो। यक्षिनी ने विकास के पास झुककर कुछ कहा, इतना धीरे कि सिर्फ उसके कान तक पहुंच सके। उस पल विकास के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन आया वो हंसी नहीं थी, वो सुकून था। फिर दोनों अंधेरों में घुल गए। आरव ने कुछ सेकंड्स तक सिर्फ जंगल को देखा, फिर उसे एहसास हुआ आवाज गायब हो चुकी थी, न कदमों की, न सांस की, न पत्तों की। विकास, समीर ने धीरे से कहा। कोई जवाब नहीं। मिनट गुजरा, फिर एक और फिर एक आवाज, जैसे किसी चीज के मुड़ने की, लेकिन गलत तरीके से। आरव का गला सूख गया। कुणाल ने मोबाइल उठाया, पर स्क्रीन काली थी। ये क्या है? उसकी आवाज कांप रही थी। तब जंगल के उस पार लाल साड़ी फिर से दिखी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ हुआ ही ना हो,
बस मुस्कान थोड़ी गहरी थी और अंधरबन अब बिल्कुल चुप नहीं था। वो सुन रहा था और इंतजार कर रहा था। विकास के जाने के बाद जंगल वैसे का वैसा नहीं रहा, या शायद वो पहले भी ऐसा ही था, बस अब दिखता लग रहा था। आरव ने महसूस किया जैसे हवा और भारी हो गई हो, जैसे हर सांस थोड़ा ज्यादा जोर मांग रही हो। समीर की उंगलियां कांप रही थीं। वो बार बार पीछे देख रहा था, जैसे अंधेरा चलकर पास आ रहा हो। कुणाल ने एक जोक मारना चाहा, पर आवाज अधूरी रह गई। हंसी गले में अटक कर रह गई। बस थोड़ी देर में मिल जाएगा, किसी ने कहा, पर किसी को यकीन नहीं था। मिनट्स गुजरते गए, पर जंगल में वक्त मिनट्स में नहीं चलता, यहाँ वक्त महसूस होता है। लाल साड़ी फिर दिखी, इस बार थोड़ी दूर ट्रीज के बीच से। रोशनी उस पर पड़ी और फिर फिसल गई। उसका जिस्म बिल्कुल रिलैक्स्ड, जैसे कोई शिकार अब भाग नहीं रहा हो। उसकी कमर के साथ साड़ी का घेरा हर कदम पर हल्का सा हिलता, जैसे आंखों को जानबूझकर याद दिलाया जा रहा हो कि देखो, मैं यहीं हूं। समीर की नज़र सबसे पहले उस पर गई और वहीं अटक गई। समीर हमेशा से ही ज्यादा महसूस करता था, डर भी और अट्रैक्शन भी। यक्षिणी ने उसकी तरफ देखा, सीधा, बिना मुस्कुराए, और फिर सिर्फ इतना कहा, तुम थक गए हो। बस एक लाइन, पर उसमें इतना सुकून था जैसे किसी ने उसके दिमाग के शोर को बंद कर दिया हो। समीर के कदम अपने आप आगे बढ़ने लगे। आरव ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर उस वक्त हाथ भारी हो गए थे। समीर रुककर मुड़कर देखता है, एक पल के लिए, जैसे कुछ कहना चाहता हो। फिर अंधेरा उसे ले लेता है। इस बार चीख भी नहीं आती, सिर्फ पत्तों का हल्का सा हिलना, और फिर बिल्कुल शांति। कुणाल टूट गया। उसके हाथ से मोबाइल गिर गया। स्क्रीन टूट गई, जैसे सच रिकॉर्ड होने से पहले ही मर गया हो। ये सब मजाक नहीं है। उसकी आवाज रो रही थी। लाल साड़ी फिर नजदीक आई, इस बार ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा खुली हुई। उसकी स्किन पर जंगल की ठंडक का कोई असर नहीं था। वो अभी भी गर्म लग रही थी, जिंदा और भूखी। यक्षिणी ने कुणाल के पास आकर झुककर कहा, तुम यादें बनाना चाहते हो। उसकी सांस कुणाल के कान के पास महसूस हुई। मैं एक याद हूं। कुणाल भागा जंगल के अंदर, बिना डायरेक्शन, बिना सोच। आरव पीछे रह गया, सिर्फ देखते हुए। कुणाल की आवाज दूर जाती गई, फिर अचानक रुक गई। इस बार सिर्फ एक आवाज आई, जैसे कुछ जमीन पर गिरकर गलत एंगल पर रुक गया हो। आरव अब अकेला नहीं था, रोहन भी था, पर रोहन का कॉन्फिडेंस अब सिर्फ आवाज में रह गया था। सामने आ, उसने चिल्लाने की कोशिश की। लाल साड़ी सामने आई, बिल्कुल सामने। यक्षिणी ने मुस्कुराकर पूछा, अब भी हंस रहे हो? रोहन की आंखों में पहली बार डर साफ दिखा। अंधरबन ने सांस ली, और रात अब अपनी आखिरी कहानी लिख रही थी। रात अब बिल्कुल गहरी हो चुकी थी, इतनी गहरी कि जंगल और आसमान का फर्क मिटने लगा था। आरव को याद नहीं था आखिरी बार कब इतनी खामोशी सुनी थी। ऐसी खामोशी जो कानों पर नहीं, सीधा सीने पर बैठ जाए। उसके सामने सिर्फ रोहन था और थोड़ी दूर लाल साड़ी। रोहन अब भी खड़ा था, पर वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस था, पर आंखों में नहीं। यक्षिणी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी, जैसे जमीन पर चल नहीं रही हो, जैसे जंगल उसे खुद आगे बढ़ा रहा हो। उसकी चाल में कोई जल्दी नहीं थी, हर कदम जैसे सोच समझकर रखा गया हो। लाल साड़ी उसकी कमर के साथ बह रही थी, उसके जिस्म के कर्व्स को छुपाती नहीं, बल्कि और ज्यादा महसूस करवाती हुई। ब्लाउज के नेकलाइन पर रोशनी टिकती, फिर धीरे से फिसल जाती, जैसे नजर भी वहां रुकने से घबरा रही हो। उसकी स्किन रात के अंधेरे में भी साफ महसूस होती थी, गर्म, जिंदा, और पास आने पर और ज्यादा रियल। बालें खुले हुए उसके चेहरे के दोनों तरफ गिरते हुए, कभी कंधे को छूते, कभी गाल को। और आंखें, वो आंखें किसी को देख नहीं रही थीं, वो किसी को बुला रही थीं। यक्षिणी रोहन के बिल्कुल पास आकर रुकी,
इतनी पास कि दोनों के बीच सिर्फ सांस का फासला था। रोहन ने कुछ कहना चाहा, पर शब्द नहीं निकले। यक्षिनी ने धीरे से कहा, तुम्हें डर लग रहा है? रोहन ने झूठ बोला, बिल्कुल नहीं। यक्षिनी मुस्कुराई, वो मुस्कान जो सिर्फ होंठों तक नहीं रहती। डर और चाहत, उसने धीरे से कहा, बहुत मिलते जुलते होते हैं। उसने अपनी उंगलियां रोहन के सीने पर रखीं, जोर से नहीं, बस इतना कि उसका दिल महसूस हो जाए। रोहन की सांस तेज हो गई। आरव ने एक कदम पीछे हटना चाहा, पर उसका जिस्म सुन्न हो गया। यक्षिनी ने अपना चेहरा थोड़ा झुकाया, बालों का साया रोहन के चेहरे पर गिरा, उसकी सांस बिल्कुल पास, और फिर उसने रोहन को किस किया। कोई जल्दी नहीं, कोई जज्बाती झटका नहीं, बस एक लंबी, गहरी और बिल्कुल शांत किस। ऐसी किस जो प्यार जैसी नहीं लगती, पर छोड़ना भी मुश्किल हो। रोहन ने आंखें बंद कर लीं, जैसे उस पल के बाद कुछ भी मैटर ना करता हो। जंगल बिल्कुल चुप था, और फिर यक्षिनी ने धीरे से अपने होंठ हटा लिए। रोहन की आंखें खुलीं, और उस पल उसके चेहरे पर कन्फ्यूजन नहीं था, उसके चेहरे पर सुकून था, गलत सुकून। यक्षिनी की मुस्कान बदली नहीं, पर आंखों का रंग गहरा हो गया। उसने रोहन के कान के पास कहा, अब तुम थक गए हो, और रोहन के घुटने धीरे से झुक गए। कोई चीख नहीं, कोई भाग नहीं, सिर्फ एक आवाज, जैसे कुछ अंदर से टूटकर गलत जगह पर रुक गया हो। आरव की सांस अटक गई। उसने देखा, लाल साड़ी अब जमीन को छू रही थी, और यक्षिनी बिल्कुल शांत खड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने आरव की तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में सिर्फ बुलावा नहीं था, वहां इंतजार था। और अंधरबन अब सिर्फ जंगल नहीं रहा, वो फैसला ले चुका था। रात अब बिल्कुल पास आ चुकी थी, जैसे अंधेरा सिर्फ चारों तरफ नहीं, अंदर भी उतर आया हो। आरव खड़ा था, सांस लेता हुआ, पर हर सांस में थोड़ा कम हवा थी। लाल साड़ी उसके बिल्कुल सामने थी। यक्षिणी का जिस्म रोशनी और अंधेरे के बीच झूल रहा था। उसकी मूवमेंट धीमी पर बिल्कुल श्योर। उसकी कमर के साथ साड़ी का घेरा हर सांस पर हल्का सा उठता, फिर फिसलकर वापस रुक जाता, जैसे कपड़ा भी उसके जिस्म की रिदम पे चल रहा हो। यक्षिणी ने एक कदम और आगे बढ़ाया। अब दोनों के बीच कोई स्पेस नहीं थी। आरव ने महसूस किया उसके सीने पर किसी और की सांस का प्रेशर, गर्म और डिस्टर्बिंगली स्टेडी। यक्षिणी ने अपने हाथ आरव के सीने पर रखे, दोनों हाथ, धीरे पर पूरे यकीन के साथ। उंगलियां रुकी नहीं, बस हल्की सी मूवमेंट, जैसे वो सिर्फ छू नहीं रही थी, बल्कि समझ रही थी। उसका जिस्म आरव के जिस्म से लगा, कपड़ों के ऊपर से ही सही, पर कांटेक्ट पूरा था। आरव की पीठ सीधी नहीं रह पाई, जैसे किसी और के वेट ने उसे अपनी तरफ खींच लिया हो। यक्षिणी ने हग किया। इस हग में कंफर्ट नहीं था, इस हग में पकड़ थी। उसका सीना आरव के सीने से लगा। प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता गया, जैसे वो टेस्ट कर रही हो कि कितना झुकाया जा सकता है। उसके बाल आरव की गर्दन पर फिसले, फिर कंधे पर, फिर वापस गाल के पास, बार बार, जैसे जानबूझकर। यक्षिणी ने अपना चेहरा आरव की गर्दन के बिल्कुल पास लाया। उसकी सांस गर्म, गहरी और बिल्कुल नजदीक। आरव ने महसूस किया जैसे हर सांस उसकी अपनी नहीं रही। यक्षिणी के हाथ आरव की पीठ पर धीरे से सरके, रुके, फिर थोड़ा और प्रेशर। हग अब सिर्फ हग नहीं रहा, ये कंट्रोल बन रहा था। फिर यक्षिणी ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया। दोनों के होठ इतने पास थे कि बोलना मुमकिन नहीं था। उसकी आंखें आरव के चेहरे पर घूमती रहीं, जैसे हर रिएक्शन को पढ़ रही हों। फिर एक छोटा सा पॉज, और उसने किस किया। पहले सिर्फ एक सॉफ्ट प्रेस, फिर थोड़ा ज्यादा, पर अब भी स्लो। किस में कोई जल्दी नहीं थी, सिर्फ पकड़ थी। यक्षिणी ने किस को थोड़ा और गहरा किया, अपने जिस्म का प्रेशर और बढ़ा दिया। आरव की सांस उसकी सांस से टकराकर उलझ गई। किस छोटी नहीं थी, पर खतरनाक थी। फिर यक्षिणी ने धीरे से होठ अलग किए। उसका चेहरा बिल्कुल पास ही रहा, इतना पास कि आंखें हटाना मुश्किल हो। तुम समझ रहे हो? उसने धीरे से कहा। क्यों पहले प्यार दिया जाता है?
उसकी उंगलियां एक पल के लिए और जोर से रुकीं, फिर धीरे से छोड़ दिया। आरव को लगा जैसे कुछ छूट गया हो, पर सुकून नहीं आया, सिर्फ खाली जगह। यक्षिणी ने पीछे हटकर उसे देखा। मुस्कान वही थी, पर आंखों में अब भूख थी और वक्त। अंदरबन बिल्कुल चुप था, जैसे जंगल भी जानता हो ये पल सिर्फ शुरुआत है। रात का आखिरी पहर था, वो वक्त जब जंगल भी थक जाता है और सच अपना चेहरा दिखा देता है। आरव खड़ा था, सांस लेते हुए, पर सांस उसकी लग नहीं रही थी। उसके सामने यक्षिणी थी, लाल साड़ी में, शांत, जैसे अब किसी चीज को छुपाने की जरूरत ही ना हो। अंदरबन बिल्कुल चुप था, पर यह चुप्पन खाली नहीं था, ये तैयारी थी। यक्षिणी ने पहली बार अपनी नजर आसपास घुमाई, ट्रीज पर, जमीन पर, और फिर सीधा आसमान पर। तुम्हें लगता है ये जंगल मुझे कैद करता है? उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में अब वो नरमाहट नहीं थी जो पहले थी, वहां अब अथॉरिटी थी। आरव ने कुछ कहना चाहा, पर शब्द गले से बाहर ही नहीं आए। यक्षिणी ने एक कदम पीछे रखा और उस पल लाल साड़ी का रंग गहरा होने लगा। कपड़ा कपड़ा नहीं रहा, वो धुआं सा लगने लगा, जैसे किसी और चीज का सिर्फ खोखला याद हो। उसकी पीठ सीधी हुई, कंधे खुल गए और उसके जिस्म के इर्द गिर्द हवा घूमने लगी, पहले धीरे फिर तेज। आरव ने महसूस किया पैर जमीन पर हैं, पर जमीन का भरोसा नहीं रहा। यक्षिणी ने अपने बाल ऊपर उठाए और जब उन्होंने चेहरा छोड़ा तो वो चेहरा पहले जैसा नहीं रहा। आंखें गहरी हो गईं, सिर्फ काली नहीं, अंदर से खाली। चेहरे की खूबसूरती गायब नहीं हुई, बस बदल गई। अब वो खूबसूरती बुलाती नहीं थी, हुक्म देती थी। उसकी गर्दन के पास स्किन पर पुरानी रेखाएं उभर आईं, जैसे किसी ने उस जिस्म को पहले भी बहुत बार तोड़ा हो। मैं इस जंगल की मेहमान नहीं हूं, यक्षिणी ने कहा, मैं इसकी याद हूं। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और हवा रुक गई, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने टाइम का स्विच ऑफ कर दिया हो। पत्ते बीच हवा में थे, धूल के कण, और आरव की सांस भी अधूरी सी। यक्षिणी ने अपनी उंगलियां धीरे से बंद की और जंगल ने आंखें खोल दी। दूर जहां पहले लाशें गिरी थीं, वहां हवा में अचानक साए उठने लगे। रोहन का जिस्म जैसे किसी डोर से बंधा हो, धीरे धीरे हवा में उठ गया। हड्डियां सीधी नहीं थीं, पर वो टूट भी नहीं रही थीं, बस एक गलत एंगल पर थमी हुई थीं। समीर, कुणाल, विकास, एक एक करके सबके शरीर हवा में उठने लगे। आरव ने चिल्लाना चाहा, पर आवाज बाहर ही नहीं आई। यक्षिणी ने अपनी उंगलियों को हल्का सा घुमाया और हवा ने उन शरीरों को घुमा दिया। स्लो, बिल्कुल स्लो, जैसे मौत भी यहां जल्दी में नहीं थी। उनके चेहरे अब दर्द में नहीं थे, उनके चेहरे पर सुकून था, गलत सुकून। पहले प्यार, यक्षिणी ने कहा, फिर डर, फिर खाली जगह। उसने उंगलियों को थोड़ा और बंद किया और एक एक करके वो जिस्म अंदर से मुरड़ने लगे। कोई चीख नहीं, क्योंकि चीख करने के लिए सांस ही नहीं थी, बस हवा में एक एक करके सब थम गए। फिर एक झटके में सब जमीन पर गिर पड़े। आरव के कान बज उठे। उसने घुटनों के बल गिरते हुए जमीन को पकड़ ली। अंदरबन ने सांस छोड़ी। यक्षिणी ने आरव की तरफ देखा। तुमने देखा मैं कैसे मारती हूं, पर तुम, उसकी आवाज धीमी हुई, अभी जिंदा क्यों हो? आरव की आंखों से आंसू बहने लगे, पर आवाज अब भी नहीं थी। क्योंकि तुम सुनते हो, यक्षिणी ने खुद ही जवाब दिया। उस पल जंगल के किनारे से एक आवाज आई, बहुत पुरानी, बहुत थकी हुई। बस कर बाबा। वो वहीं खड़ा था, जैसे हमेशा से वहां हो। यक्षिणी ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में गुस्सा आया। तुमने वादा तोड़ा, यक्षिणी ने कहा। बाबा ने धीरे से सर हिलाया। मैं वादा निभा रहा हूं, हर बार। उसने आरव की तरफ देखा। जो सुन सकता है वही लौटा करता है।
यक्षिनी ने मुस्कुराया, पर यह मुस्कान खूबसूरत नहीं थी। लौटना, उसने कहा। तुम्हें लगता है ये लौटा करेगा? उसने आरव के पास आकर उसके कान के बिल्कुल पास कहा, तुम मेरी कहानी हो चुके हो। फिर उसने एक कदम पीछे लिया और जंगल धीरे धीरे पीछे हटने लगा। ट्रीज अपनी जगह पर वापस जाने लगे, हवा चलने लगी, रात थोड़ी हल्की हो गई। यक्षिनी का जिस्म फिर से लाल साड़ी में ढल गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सिर्फ आंखें अब भी गहरी थीं। दोबुआ बाचे गांव, उसने कहा, मेरी याद से बना है। जब तक लोग शॉर्टकट चुनते रहेंगे, मैं जिंदा रहूंगी। उसने आरव को आखिरी बार देखा। तुम बच गए ताकि तुम बता सको। फिर वो अंधेरों में घुल गई, बिल्कुल ऐसे जैसे कभी थी ही नहीं। सुबह हुई। गांव वाले जंगल के किनारे खड़े थे। लाशें वहां थीं, पर उनमें कोई हिंसा का निशान नहीं था, बस एक अजीब सी शांति। बाबा ने जंगल की तरफ देखा और धीरे से कहा, अंधरबन मानता है लेकिन भूलता नहीं। आरव पीछे खड़ा था, खामोश, टूटा हुआ। उसने आसमान की तरफ देखा और पहली बार समझा, कुछ कहानियां इसलिए सुनाई जाती हैं ताकि कोई उन्हें दोबारा जीने की गलती न करे। और फिर बाबा ने वो आखिरी लाइन कही, जो आज भी दोबुआ बाचे गांव में रात को धीरे धीरे बोली जाती है। वो प्यार से बुलाती है ताकि जब हवा उठाए तो चीखने का वक्त भी ना मिले। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसी ही डरावनी और राज भरी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। जल्द ही मिलते हैं एक और ऐसी ही डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय श्री राम।